माँ अपनी इच्छा से बनो, समाज के दबाव में आकर नहीं। घर पहुंचकर मान्यता ने जोर से पर्स सोफे पर फेंका और वहीं पसर गई। कुछ देर तक बस आंखें बंद किए यूं ही पड़ी रही, फिर उठकर भारी भरकम गहने निकालकर एक तरफ रखे और साड़ी बदलने चली गई। नाइट सूट पहनकर रसोई में आई और एक कप चाय बनाकर फिर सोफे पर जा बैठी। चाय पीकर सर दर्द थोड़ा कम हुआ। बेवजह ही शादी में गई, मान्यता सोचने लगी। मान्यता की शादी को साल भर से ऊपर हो गए थे। शादी के तुरंत बाद ही उसके पति राजीव को कारखाने में आग लग जाने से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। करोड़ों का कर्ज अचानक सर पर आ गया। दोनों मिलकर मेहनत कर रहे थे कि फिर से सब पहले जैसा कर सके, पर उसमें 3-4 साल तो लगने तय थे। दोनों पाई पाई का हिसाब रखते, ना कोई फिजूल खर्ची करते ना कोई दिखावा, बस जीवन की मूलभूत जरूरतों पर ही खर्च करते थे। आखिर दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि जब तक सारा कर्ज चुकाकर फिर से बिजनेस खड़ा नहीं कर लेते और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती, वो बच्चा नहीं करेंगे, ताकि जब बच्चा दुनिया में आए तो वो बच्चे को हर सुविधा दे सके और उसको लेकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। आखिरकार आजकल की महंगाई के दौर में बच्चे की बेहतर परवरिश और पढ़ाई लिखाई कोई आसान बात तो नहीं है, मगर इन सब में जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थे उनके परिवार वाले और रिश्तेदार, जो आए दिन उनपे बच्चे के लिए दबाव बनाते रहते। जी हाँ, ये वही रिश्तेदार थे जिनमें से एक भी उस वक्त हाल पूछने नहीं आया जब राजीव के कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हुआ। आर्थिक मदद तो दूर की बात रही, मान्यता के लिए स्थिति ज्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि जब भी उसका ससुराल जाना होता तो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते कि खुशखबरी कब सुनाओगी। जितने मुंह उतनी बातें होती। कोई कहता कि बच्चे के बिना औरत अधूरी है, कोई उसे खुदगर्ज कहता और कुछ ने तो डॉक्टर से परामर्श लेने का सुझाव भी दे दिया। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि मान्यता अवसाद की शिकार होने लगी थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो अपनी ननद के ससुराल शादी में गई थी, मगर वहाँ सबके सवालों और नसीहतों से परेशान होकर बीच समारोह से वापस चली आई। काफी देर से भूखे रहने और लगातार रोने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर गई। 2 घंटे तक वो यूं ही फर्श पर बेहोश पड़ी रही। शाम को राजीव फैक्ट्री से वापस आया तो मान्यता को बेहोश देखकर घबरा गया। तुरंत उसे अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद मान्यता को होश आया। राजीव को सामने देखकर वो फिर से रोने लगी। राजीव को कुछ समझ नहीं आया। तब तक डॉक्टर ने अस्पताल के मनोचिकित्सा काउंसलर को भी बुला लिया था, ताकि मान्यता की इस मनोदशा को समझा जा सके। मान्यता ने रोते रोते डॉक्टर और राजीव के सामने सारी बात कही। पूरी बात सुनकर काउंसलर ने मान्यता को समझाते हुए कहा, दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अलग राय होती है और लोगों का तो काम ही है मुफ्त नसीहत देना। जब तुम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना खुद करती हो, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाती हो, तो इनमें से कोई भी ना तो मदद के लिए आता है ना तुम उनके पास मदद के लिए जाती हो, तो फिर ऐसे लोगों की बातों को इतना महत्व क्यों देना कि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। एक बात हमेशा याद रखो, जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा दुख आधा नहीं किया, उसे तुम्हारी खुशी या मानसिक शांति भंग करने का हक भी मत दो। मान्यता ध्यान से सब सुन रही थी। काउंसलर ने आगे कहा, और हाँ, तुम्हारा बच्चा तुम दोनों की जिम्मेदारी होगी, तो निर्णय भी सिर्फ तुम दोनों का होना चाहिए। माँ अपनी इच्छा से बनो। जब तुम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हो, समाज के दबाव में आकर नहीं।
लोगों का तो काम ही है दूसरे के जीवन में टांग अड़ाना, समझी? मान्यता ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। मित्रों, हम सबके घरों में या आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अपने घर से ज्यादा दूसरे के घरों में झांकना और टिप्पणी करना पसंद करते हैं। किसको कब शादी करनी है, कब बच्चा करना है, ये फैसला उसी व्यक्ति का होना चाहिए। किसी के निजी मामलों में टांग अड़ाना मेरे हिसाब से तो सर्वथा गलत भी है और अनावश्यक भी, फिर चाहे वो आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई अपना खास। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें किसी पर थोपने का हक नहीं होता। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।